विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर को पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे विदेश नीति उस देश की जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, सुपर पावर जिसे कहते हैं, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। तो जब हम किसी भी देश की विदेश नीति को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी होता है। और कोई भी देश की जो विदेश नीति बनती है उसके लिए कुछ आधारभूत तत्व होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर हम किसी भी देश की विदेश नीति को बनाते हैं और इनकी अवहेलना हम कर ही नहीं सकते किसी भी देश की विदेश नीति को बनाने में। जैसे भौगोलिक स्थिति अमेरिका की क्या है, अमेरिका है कहाँ स्थित, फिर अमेरिका के प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। तीसरी बात आती है तुलनात्मक शक्ति, किससे टक्कर लेता है अमेरिका। चौथी बात आती है मानवीय स्रोत, कितनी मैन पावर है अमेरिका में। फिर वहाँ की जो गृह नीति है और वहाँ के दबाव समूह कौन कौन से हैं। फिर कुछ संवैधानिक बंधन है और फिर आता है दलगत सहयोग। ये बात आती है कोई भी देश की जब हम विदेश नीति बनाते हैं तो उसके निर्माण के आधारभूत तत्व। तो ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और फिर इसी में पढ़ेंगे विदेश नीति के उद्देश्य। कोई भी विदेश नीति जब बनाते हैं तो उसके पीछे हमारी सोच क्या होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा है, जनतंत्र की रक्षा है, साम्यवाद का विरोध है, तनाव कम करना है, विश्व शांति, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, आतंकवाद का उन्मूलन। और इसके बाद में आएगी विदेश नीति की विशेषताएं, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। और ये जब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, कई पार्ट में, इसके बाद में आएगी हमारे देश भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। और जब हम भारत को पढ़ेंगे तो फिर वही बात आएगी आधारभूत तत्व, भारत की विदेश नीति के कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं, और फिर आएगी विशेषताएं। तो ये हमारे 3-4 पार्ट में पहुंच जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से दुनिया को, भारत को जानने के लिए, अमेरिका को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। वो कर दी एक बार। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र और उनकी महत्वाकांक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं एवं वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की तरह वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामलों में कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य और हित आदि पर आधारित है। अब इसके महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व या आधारभूत तत्व हैं। नंबर 1, भौगोलिक स्थिति। एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था, यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं और पूर्व एवं पश्चिम में मछलियाँ। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है, उसके पास प्राकृतिक साधनों का विपुल भंडार है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका की विश्व में वाणिज्य और व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई है। अमेरिका की आधारभूत नीतियाँ उसकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं। जलवायु, पहाड़ों और नदियों ने राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुंचाई है। दूसरा है प्राकृतिक साधन। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। खाद्य उत्पादन, जो कि कभी गृह समस्या थी, आज अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। तीसरी बात आती है सुरक्षात्मक स्थिति। निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की उपेक्षा जो उच्च आदर्शों और उच्च आदर्शों पर आधारित होती हैं। शक्ति नीतियाँ अधिक सफल होती हैं। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। चौथा है मानवीय स्रोत। औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ है। पांचवा, गृह नीति और दबाव गुट। गृह नीति और दबाव गुटों का अमेरिका की विदेश नीति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उनकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं तथा दूसरे सामाजिक संगठन भी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते रहते हैं। छठा है संवैधानिक बंधन। जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा है।
राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा हुआ है। नेक्स्ट है दलगत सहयोग। अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर करता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है, जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कि कांग्रेस में बहुमत होता है। अब हम अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्यों को पढ़ते हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है ताकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच न आने पाए। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। नंबर 2 है जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम महायुद्ध उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना तथा विश्व की प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताओं, भाषण की, धर्म की, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया था। तीसरा है साम्यवाद का अवरोध। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। बेस्टर बोल्स के शब्दों में, युद्ध के समय मुख्यतः अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितियां उत्पन्न करके रोक रखने की रही है। इसके लिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी, जिसे हम रूस भी कहते हैं, कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है तनाव कम करना। सोवियत संघ, वर्तमान रूस और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे और दोनों ही एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते रहे। अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968, सॉल्ट फर्स्ट और सेकंड समझौतों तथा INF संधि 1987, स्टार्ट संधि 1991, I1 1993 पर दोनों महाशक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से इस विचार को समर्थन मिलता है कि अमेरिका सोवियत संघ एवं रूस के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता था। विश्व शांति। नेक्स्ट, डलेस ने 1955 में कहा था, जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। सोवियत संघ के अवसान तथा सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया। यह ऐसी विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा, दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। आज संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव है। वह विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसे कोई ललकार या चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास परमाणु अस्त्रों की ही प्रचंड शक्ति नहीं, उसके पास आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। इस समय विश्व की आय का 1/3 हिस्सा अमेरिका में उत्पन्न हो रहा है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आयातक है। विश्व व्यापार का 5वां हिस्सा अमेरिका से होता है। अमेरिका की भूख इतनी अधिक है कि विश्व के अधिकतर देश अपने निर्यातों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो चुके हैं। इंटरनेट आदि के तकनीकी आविष्कारों से वहाँ की पूंजी बाजारों में तेज़ी आई है। विश्व की पूंजी अमेरिका की ओर दौड़ लगा रही है। डॉलर की मांग बढ़ गई है। डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर के दृढ़ होने से दूसरे देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखना पसंद करते हैं। इससे डॉलर को विश्व मुद्रा, इंटरनेशनल करेंसी की संज्ञा मिल गई है। डॉलर की ताकत से अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये संस्थाएं अमेरिका के इशारे पर काम कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में हैं। नेक्स्ट है आतंकवाद का उन्मूलन। 11 सितंबर 2001 से पूर्व अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए नाटकीय वक्तव्य देता रहा है। भारत जैसे देशों में आतंकवाद
निर्दोष लोगों की देह तक को झुलसाता रहा और अमेरिका शाब्दिक संवेदना प्रकट करके अलग खड़ा होता रहा। भारत द्वारा ठोस सबूत पेश करने के बावजूद पाकिस्तान को आतंककारी देश घोषित करने को अमेरिका तैयार नहीं हुआ। विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर हमला पहली बार अमेरिका पर सीधा आतंककारी हमला था। अब अमेरिका कहता है कि ये हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई है और ये छद्म युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका कृत संकल्प है और अमेरिका ने बदले की कार्रवाई के लिए विश्वव्यापी समर्थन जुटाने का राजनीतिक प्रयास शुरू कर दिया है। अमेरिका के अनुसार आतंकवादी इससे अमेरिका के खिलाफ युद्ध नहीं बल्कि ये युद्ध समूची सभ्यता के खिलाफ है। वर्तमान में अमेरिका भारत के साथ पाकिस्तान को छोड़ के करीब हो गया है और अब वह आतंकवाद उन्मूलन के नाम पर विश्व में जहाँ भी आतंकवादी कार्रवाइयाँ होती हैं उसका वह मुकाबला करता है, चाहे वर्तमान में सीरिया का संकट हो या अफ़गानिस्तान का संकट हो और या अज़रबैजान और आर्मेनिया का संकट हो। अमेरिका जो है विश्व में जहाँ भी कोई आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो ये अमेरिका की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उसका उद्देश्य है कि विश्व में कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं हो जो अमेरिका को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाए। धन्यवाद।